Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. Today we are going to solve the questions based on work, energy and power. So हम लोगों ने work का पूरा concept समझ लिया, energy का पूरा concept समझ लिया, power का पूरा concept and all the formulas related वो सब समझ लिया, right? Now it's time to let's test ourselves, all right? So basically what you need to do is आपको questions करने होंगे. Maybe ऐसा हो सकता है कि कुछ questions आपको बहुत easy लगे, कुछ questions आपको बहुत hard लगे और कुछ questions आपको लगे कि ठीक है हो जाएगा, right? So हो सकता है, ठीक है. तो आपको क्या इंश्योर करना है कि कोई भी ऐसा फैक्ट, कोई भी ऐसी यू कैन से इंफॉर्मेशन अगर आपके लिए न्यू है, सो मेक श्योर दैट यू नोट इन योर नोटबुक, ठीक है. उसको अच्छे से नोट कर लो ताकि कोई भी फैक्ट आपके लिए अननोन न रहे, ठीक है. एंड ट्राई टू डू ऑल द क्वेश्चंस जो कि आज हम लोग करने वाले हैं. मेक श्योर यू डू दैट ताकि आपको भी पता चले कि भाई आपके दिमाग में है क्या, ठीक है. पहले आप उसको बिना देखे करने की कोशिश कीजिएगा, फिर बाद में आप लोग उसको अच्छे से देख कर समझ कर सॉल्व करना चाहिए, ठीक है. तो दैट इज योर यू शुड डू एंड राइट. तो आज पता चल जाएगा कि भाई हमने कितना पढ़ा है, रिवीजन भी कर लिया है. सो वी विल बी नोइंग दैट टुडे, ऑलराइट. सो बेसिकली ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको स्कूल एग्जामिनेशन के साथ साथ आपको ओलंपियाड के लिए भी बताएंगे कि भाई वहाँ पर क्या लेवल आता है एंड बेसिकली आपको क्या सोचना चाहिए, मतलब व्हाट शुड बी योर थिंकिंग प्रोसेस व्हाइल सॉल्विंग सच क्वेश्चंस, और व्हाट कैन बी द प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यू आर यूजिंग टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, राइट. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आपको क्वेश्चन को समझना, उसको अप्रोच करना आना है, राइट. दैट इज द मेन थिंग. तो यहाँ पर हमें ट्राई करना है, ऑलराइट. Now, if you want DPP and study material, you can access them through our Telegram channel. You can write TTB009 in the search box of the Telegram app. तो ड्रॉप डाउन लिस्ट में 9th का चैनल अपीयर हो जाएगा. यू कैन एक्सेस ऑल द DPPs अवेलेबल ओवर देयर अलॉन्ग विद द नोटिफिकेशंस ऑफ द यूट्यूब क्लासेस. ऑलराइट, नाउ सी दिस इज द टीम व्हिच इज यू कैन से पुटिंग सो मच एफर्ट फॉर यू ऑल. हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए क्वालिटी कंटेंट लेकर आ सके, आपको प्रोवाइड कर सके, आपको इन चीज़ों से रूबरू करवा सके कि भाई आपके एग्जामिनेशन में किस तरीके के क्वेश्चन, प्रोसेस, क्या कंसेप्ट होना चाहिए या होता है, ये आपको बता सके. एंड वी मेक श्योर दैट यू शुड हैव एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड टू क्रैक द एग्जामिनेशन. That is what we are trying to do here, all right. And that is the most important thing. ये जो हमारा effort है, that is free for everyone. So basically anybody can watch these video lectures and they can access all the things like lecture, whole topic lecture, revision lectures, questions lectures. You can watch everything, right, for every lecture we can say. So basically what you need to do is you need to study from these video lectures and then you have to share these video lectures to everybody, so that if somebody is unable to access the quality education, then he or she may join this and join our channel basically and watch all the lectures they need to understand or grasp before their examination and they can get the good marks, all right. अगर आपको लगता है कि आप पूरा का पूरा सारे lectures नहीं देख पाते हैं, so make sure you watch out the revision part, ऑलराइट. तो सिर्फ आप रिवीजन भी देख लेंगे ना, इट वुड बी सो मच बेटर. आपको पूरा ग्रास्प पता चल जाएगा व्हाट इज इनसाइड दैट, मेजरली इनसाइड दैट होल चैप्टर, ठीक है. तो इफ यू आर अनेबल टू वॉच ऑल द लेक्चर्स जस्ट बिफोर द एग्जाम, यू कैन वॉच आउट द रिवीजन पार्ट, यू कैन डू द क्वेश्चंस, ठीक है. तो दो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इफ यू आर न्यू एंड यू हैव वेरी मच लेस टाइम टू यू कैन से गेन द इन्फॉर्मेशन, ठीक है. तो वहाँ पर मेजरली जो आपको पता चल जाएगा, इंपॉर्टेंट पार्ट जो पता चल जाएंगे वो आपको रिवीजन में और ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन में पता चल जाएंगे, ठीक है. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, अगर आपके पास टाइम कम है देन यू कैन वॉच आउट द रिवीजन एंड द ओलंपियाड और द प्रैक्टिस क्वेश्चंस. And if you have very much time, you wanna do a deep study, then you can watch all the lectures and study all the chapters and all, right? Now, in accordance to that, हमने ये जो lectures है वो तो free किए हुए हैं, but in accordance to that, we have also provided some packages for you all, and that is the full package and the test series, all right? But for that, you need to go on our website www.talkingtextbooks.in. So when you go on our website, you're going to get the two type of packages over there, the full package and the test series. So full package includes all the necessary things, बहुत सारी जो अवेलेबल हैं. दैट इज़ द बेसिक वन. इसका मतलब स्टडी मटेरियल, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, क्योंकि काफ़ी बच्चे अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं सिर्फ स्टडी मटेरियल को ढूंढते कि भाई हमें ये पढ़ना है वो पढ़ना है, एंड देन आधा पढ़ते दे स्किप आउट कि भाई वो ज़्यादा अच्छा है तो लेट्स डू दैट. ये जो है वो काफ़ी टाइम वेस्टिंग है.
हालांकि हमें नहीं पता भाई क्या सही क्या गलत, स्टिल ये हमारा बहुत टाइम खाता है, ठीक है, दैट इज द मेन थिंग। तो हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं द कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल विच इज वेरी मच फोकस्ड फॉर योर एग्जामिनेशन एंड द इंफॉर्मेशन यू नीड टू क्रैक दैट. Alright, second thing is the video classes. That means we are going to teach you all the concepts in a very easy manner. And then comes the homework submission part. You have to do the homework after watching the videos and studying the material. So you have to do the homework and you will be submitting to us. And then comes the testing part, which is the bi-weekly quizzes and the periodic test papers. So bi-weekly quizzes is like एक वीक में आपको 2 बार क्विज करना है, अटेम्प्ट करना है, उसमें आपको पता चलेगा लेटेस्ट क्वेश्चन, उस चैप्टर से रिलेटेड लेटेस्ट क्वेश्चन, ठीक है. सो यू आर गोइंग टू सॉल्व देम आउट, अच्छे से आराम से सॉल्व करते रहेंगे. एंड देन कम्स द पीरियोडिक टेस्ट पेपर. सो बेसिकली पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स इज द टेस्ट विच इज गोइंग टू टेल यू अबाउट द पैटर्न ऑफ द फाइनल एग्जामिनेशन. बेसिकली किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, डीपली समझना पड़ेगा, या ऊपर ऊपर से ही क्वेश्चन आ जाते हैं, आपका स्पीड क्या होना चाहिए, एक्यूरेसी क्या होना चाहिए, राइट. तो ये सब बातें आपको पीरियोडिक टेस्ट पेपर से क्लियर आउट हो जाएंगी. ऑलराइट, सो व्हाट यू कैन डू इज यू नीड टू जस्ट ज्वाइन दिस फुल पैकेज and the test series. Test series included all the testing part like the periodic test papers, bi-weekly quizzes and the lectures you are going to get. Alright, so what you need to make sure is that if you want to join them, you can join it, and remember to use my code CYLive to get a 30% discount. If you are really buying them, then you can use my code to get a 30% discount. And if you want to know more about these packages, then you can call us on the number 919549041111. Alright, so that is the thing I want to tell you, and make sure that you do not have any doubt regarding these packages. Alright, now promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes, and you will be revising on a daily basis. That is the promise you need to promise yourself. बिकॉज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एक बार पढ़ तो कोई भी लेता है, बट रिवीजन में वो हिम्मत चाहिए होती है जो तुम्हें एक्चुअली में सक्सेस तक लेकर जा सकती है. ऑलराइट, सो अगर आप हिम्मत करके अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 5 बार, जब तक तुम्हें रिमेंबर नहीं होता तब तक, समझ में आ रही है? इफ़ यू डू दैट, तो आपको फिर आपकी सक्सेस को पाने से कोई भी रोक नहीं सकता. समझे? अब करें फटाफट कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं. एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल. मेक श्योर यू डू दैट. ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है फाइंड द वर्क डन बाय अ फोर्स of 5 Newton in displacing a book through 20 centimeter along the direction of the push. ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर आपको फोर्स गिवन है. ठीक है, फोर्स का वैल्यू आपको गिवन है 5 न्यूटन, और आपको डिस्प्लेसमेंट भी गिवन है 20 सेंटीमीटर. ठीक है, मेक श्योर सबसे पहले ऑप्शंस पे देखो. ऑप्शंस में आपको जो यूनिट नजर आ रही है, आपको जो वर्क का यूनिट नजर आ रहा है, दैट इज इन द एसआई सिस्टम, राइट. जूल इज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क, राइट. सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है इनको भी एसआई में चेंज करना पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम क्या करें, इसको फटाफट से एसआई में चेंज कर दें. ठीक है, तो फोर्स जो है हमारा 5 न्यूटन हो गया, ये तो एसआई में ऑलरेडी है, और जो डिस्प्लेसमेंट है लेट इट बी डी. ठीक है, हमने उसे डी मान लिया, दैट इज 20 सेंटीमीटर. इसको हम क्या कर रहे हैं, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे. मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिर्फ इसको डिवाइड कर देंगे हम किससे, 100 से, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट इट इज मीटर. तो 0.2 मीटर हो जाएगा. ठीक है, तो हमें अब डिस्प्लेसमेंट मीटर में पता चल गया, एसआई यूनिट में पता चल गया, हमें फोर्स एसआई यूनिट में पता चल गया. नाउ लेट्स कैलकुलेट द वर्क डन. वर्क डन का फॉर्मूला सभी को याद होना चाहिए, दैट इज फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट. अब यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि मैंने सिर्फ एफ और डी क्यों लिखा, कॉस थीटा क्यों नहीं लिखा. कॉस थीटा इसीलिए नहीं लिखा बिकॉज यू कैन सी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द पुश, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है उसी डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है. सो द थीटा इज 0 है, इसीलिए यहाँ पे कॉस थीटा से रिलेटेड कोई भी टर्म नहीं लिखा गया है. नाउ यू कैन राइट इट आउट. फोर्स के लिख दिया 5, डिस्प्लेसमेंट इज 0.2, तो 5 2 होता है 10, एंड वी आर गोइंग टू गेट 1 बिकॉज ऑफ द पॉइंट हियर. सो इट इज 1 जूल. ठीक है, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. समझे? तो पहली बात क्या पता चली, ऑब्जर्व द ऑप्शंस. ऑप्शंस को ऑब्जर्व करो
और ये पता करो कि इसमें आपको SI में जो आंसर है वो देना है या फिर CGS में देना है, ठीक है। जैसे आपको पता चला SI में है सारे के सारे ऑप्शंस, तो रिमेंबर टू फर्स्ट कन्वर्ट ऑल द थिंग्स इन दी SI सिस्टम, राइट। उसके बाद हमें ये समझना है कि भाई जो थीटा आता है वर्क डन में वो कितना है। यहाँ पर आपको एक तरीके से किसी और सेंस में आपको वैल्यू दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द पुश, सीधे सीधे बता दिया दोनों एक ही डायरेक्शन में है। दोनों एक ही डायरेक्शन में होने का मतलब द थीटा इज 0 है, ठीक है। देखो अगर यहाँ पर रखी होती है एक बुक, ठीक है, लेट इट बी अ बुक है, ये है वो बुक, ठीक, ऐसी होती है ना बुक, तो जो भी अलग ही बन गई है, तो ठीक है। तो लेट इट बी कि भाई यहाँ से आपने फोर्स जो है अप्लाई किया एंड इट मूव्स अप टू हियर D, तो ये जा भी इसी डायरेक्शन में रही है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, तो थीटा इज 0 हियर। थीटा किसके बीच में होता है? थीटा होता है डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स के बीच का एंगल, ठीक है, दैट इज 0 हियर। फटाफट से नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। यहाँ पर क्या बोला गया है, लेट्स सी। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, दिस इज द मास 1 kg, इज रेज्ड थ्रू अ हाइट h, उसको h हाइट तक रेज किया गया है। इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 1 जूल, फाइंड द हाइट। तो अब आपको हाइट जो गिवन है वो किस में दिया हुआ है? SI सिस्टम में दिया हुआ है, मीटर 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 मीटर, ठीक है। उसके अलावा देखो आपको मास SI सिस्टम में दिया हुआ है, हाइट का हमें पता नहीं क्योंकि वो तो हमें कैलकुलेट करना है, एंड देन कम्स दी एनर्जी दैट इज जूल, SI सिस्टम। अब देखो यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि नहीं जानते हैं? दिस इज mgh, ठीक है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, यहाँ पर आपको क्या बोला गया है कि मास 1 kg है, सो मास आपको ये 1 kg बोल दिया गया है, एंड उसको h हाइट तक उठाया गया, समझे। जैसे अगर कोई बॉडी यहाँ रखी हुई है, ठीक है, लेट इट बी अ ब्लॉक है, ठीक है, कोई भी m मास का ब्लॉक है जिसका मास 1 kg है, इसे हमने इस हाइट से किसी h हाइट तक हमने उठा दिया, ठीक है। अब ये यहाँ है, h हाइट तक उठाते ही उसकी पहले जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो 1 जूल से इंक्रीज हो गई। देखो इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 1 जूल, मतलब जैसे ही आपने h हाइट तक उठाया है 1 जूल एनर्जी इंक्रीज हो गई। लेट इट बी उसकी पहले एनर्जी x थी, अब उसकी x+1 एनर्जी हो गई है, समझे। मतलब यहाँ पे आपको वो चेंज दिया हुआ है, ठीक है। वी डोंट नो कि ये पहले कौन से हाइट पे था, बट अगर हम h हाइट तक उसे बढ़ा देते तो उसकी 1 जूल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब हम कैसे समझेंगे? हम ये बोलेंगे कि भाई जहाँ पे भी वो पहले हाइट पे था, जितने भी हाइट पे था भले ही, अगर वहाँ से लेके यहाँ तक अगर उसे h हाइट तक जो है उठा दिया गया है, उसको लिफ्ट कर दिया गया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में जो एनर्जी इंक्रीज है दैट इज 1 जूल। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा mgh, दिस इज इक्वल्स टू दी 1 जूल। अब जो उसका पोटेंशियल एनर्जी है जब कितने हाइट में, सिर्फ इस h हाइट को ट्रेवल करने में, ठीक है, तो मतलब द चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी इज 1 जूल हियर, ठीक है। एंड दिस चेंज इज गोइंग टू बी इक्वल टू mgh बिकॉज वी आर राइटिंग ओनली द h हाइट, सिर्फ h हाइट तक, ठीक है। किसी भी हाइट से h हाइट तक लेकर जाने में जो एनर्जी इंक्रीज हुई है दैट इज 1 जूल। तो यहाँ पे इस h का मतलब क्या हुआ, दैट इज दी हाइट जो कि हम इसको लेकर गए हैं ऊपर, ठीक है। सो यहाँ पर mgh इक्वल्स टू 1 जूल, मास हमारा है 1 kg, g की वैल्यू हमें यहाँ नहीं दी गई है, तो हम लोग क्या यूज करेंगे, 9.8, और ये रहा h एंड इट इज 1। सो देखो h को कैलकुलेट करने के लिए इट वुड बी 1/9.8, ठीक है, पॉइंट हटेगा 0 लगेगा, एंड यू आर गोइंग टू गेट हियर,
ठीक है, 98 1 टाइम्स होगा तो इट वुड बी 0.1, ऑलराइट, एंड 0.2, ऑलमोस्ट, ठीक है. सो यू आर गोइंग टू गेट 1.102 हियर. ठीक है, अगर हम पॉइंट हटाते हैं, जीरो लगाते हैं, फिर एक और जीरो लगेगा, तब जाके वो 1 टाइम्स आएगा. ठीक है, सो इट वुड बी हाउ मच, 0.102 मीटर. सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन. वैसे ये सारे के सारे जो आंसर्स हैं बहुत 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 क्लोज हैं, राइट. दैट मीन्स यू नीड टू यूज द परफेक्ट वैल्यूज हियर. तो देखो यहाँ पर मेन काम आपको क्या पता चला, यहाँ पे आपको किसी भी हाइट एच के नहीं बोला गया है, सिर्फ अप टू एनी हाइट एच. मे भी वो पहले से ही 15 मीटर पे रखा हो, ठीक है, उसकी हाइट पहले से ही 15 मीटर पे हो, फिर हम 15 मीटर से एच हाइट अगर और लेके जाते हैं तो पहले जितनी पोटेंशियल एनर्जी थी उससे उसकी 1 जूल एनर्जी और इंक्रीज हो गई. ठीक है, सो हमने क्या किया, सिर्फ उस एच हाइट के लिए कंसीडर किया, सिर्फ उस एच हाइट को जाने में यू आर गोइंग टू गेट इंक्रीज इन दी 1 जूल. तो दैट इज वाई हमने mgh को 1 जूल से इक्वेट कर दिया. ठीक है, सो नाउ यू कैन राइट दिस क्वेश्चन. चलिए अभी हम अगला क्वेश्चन करते हैं. लेट्स डू द नेक्स्ट वन एंड दिस इज द नेक्स्ट वन. अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg, ठीक है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी मास दिया हुआ है 1 kg, ठीक है, स्लाइड्स डाउन ऑन एन इंक्लाइन प्लेन विद एन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री. देखो इस तरीके का क्वेश्चन आपने हो सकता है पहली बार देखा हो. लेट्स अंडरस्टैंड कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैंने क्या जो इन्फॉर्मेशन हमें जो मिली है दैट इज मास इक्वल्स टू 1 kg, और ये ब्लॉक क्या कर रहा है, एक इंक्लाइन प्लेन पे नीचे की तरफ स्लाइड होते हुए आ रहा है, राइट. सो यू कैन से कि दिस इज द स्लाइडिंग. ठीक है, ये है वो इंक्लाइन प्लेन जो कि क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है. ठीक है, ऐसा बोला गया है, विद द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ 30 डिग्री. 30 डिग्री फॉर्म कर रहा है ये विद द हॉरिजॉन्टल. दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. फाइंड द वर्क डन एज द ब्लॉक स्लाइड्स थ्रू 50 सेंटीमीटर. हमें पता करना है वो वर्क डन जब ये ब्लॉक, यहाँ पे कहीं ब्लॉक रखा हुआ है, ये वाला जो ब्लॉक है, जब ये क्या करे, ये वाला ब्लॉक अपने पोजीशन से 50 सेंटीमीटर, लेट इट बी हियर, 50 सेंटीमीटर वो क्या कर सकता है, स्लाइड होके नीचे आ गया, तब हमें बताना है वर्क डन. ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हमें डिस्प्लेसमेंट पता है भाई कि अलोंग दिस इंक्लाइन प्लेन वो स्लाइड होके नीचे आ गया. तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि यहाँ पर हम अपना फ्रेम कौन सा चूज करेंगे. हॉरिजॉन्टल तो ले नहीं सकते हैं यहाँ पे, राइट. हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा इंक्लाइन प्लेन का. यू कैन से हमारा हॉरिजॉन्टल विल बी द इंक्लाइन प्लेन ओनली. ठीक है, तो देखो पहली बात, आपको डिस्प्लेसमेंट पता है, ये डिस्प्लेसमेंट हवा में तो होगा नहीं, दिस वुड बी अकॉर्डिंग टू द इंक्लाइन प्लेन. तो बिल्कुल ऐसे स्लाइड होता हुआ ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ जाएगा. ठीक है, अब हमें ये भी बात पता है कि भाई mg तो इस पर हमेशा लगने वाला है. फिर भले ही बॉडी कैसी भी हो, mg हमेशा डायरेक्टली यू कैन से टूवर्ड्स दी सेंटर ऑफ द अर्थ लगता है, राइट. तो अगर यहाँ से मैं mg निकालने की कोशिश करूँ तो इट वुड बी लाइक दिस. जो फोर्स है, जो ग्रेविटी का फोर्स है, वो तो बिल्कुल आपको डाउनवर्ड, बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड मिलेगा, राइट. अब आप देखो फोर्स तो यहाँ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ हो रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब देयर इज सम यू कैन से थीटा बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड द यू कैन से द फोर्स. ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम नजर आएगी. ठीक है, लेट मी टेल यू हाउ एंड व्हाई. यहाँ पे करने के लिए रिमेंबर द फॉर्मूला फॉर द वर्क डन. वर्क डन का फॉर्मूला जब हमने लिखा था तो हमने उसके लिए क्या बोला था. देखो जब कभी भी थीटा एंगल बीच में आ जाता है तो हमने वर्क डन क्या बताया था, हमने बताया था डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट. इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो ठीक है, लेकिन हमें वो फोर्स का कंपोनेंट चाहिए जो कि
डिस्प्लेसमेंट के अलोंग है, राइट वो हमें चाहिए। दैट मीन्स कि अगर डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है तो इस mg का हमें वो कंपोनेंट चाहिए जो कि इस डिस्प्लेसमेंट के अलोंग होगा। इसका मतलब इस mg फोर्स को हम दो टुकड़ों में तोड़ेंगे, हम क्या करेंगे, उसका कंपोनेंट निकालने वाले हैं, ठीक है। सो लेट्स डू इट। हम कंपोनेंट करेंगे तो देखिए इसके दो कंपोनेंट होंगे, ठीक है। दो कंपोनेंट हमेशा, हर एक वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं हमेशा। एक तो वर्टिकल कंपोनेंट होता है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर भी हम लोग सेम यही काम करेंगे, बट यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये देखो ये फोर्स तो बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड है तो और इंक्लाइन पे भी रखा हुआ है, तो हम जिस तरीके से इसके कंपोनेंट्स कैलकुलेट करेंगे द वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल वन, वो कुछ इस तरीके से होगा। एक कंपोनेंट होगा इंक्लाइन प्लेन के हॉरिजॉन्टल, एक होगा इट वुड बी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन, ये इस हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। अब देखो एक तो यहाँ आ गया, कैन यू सी द डायरेक्शन, ब्लैक वाले पे देखना, एक डायरेक्शन यहाँ है जो कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। इस इंक्लाइन प्लेन की वजह से ही, इस कंपोनेंट की वजह से, ये जो कंपोनेंट इधर है इंक्लाइन प्लेन के अलोंग है, इस कंपोनेंट की वजह से ये ब्लॉक नीचे फिसल कर आ गया, ठीक है। एक कंपोनेंट जो है परपेंडिकुलर टू दी ब्लॉक, वो जो परपेंडिकुलर टू द ब्लॉक है ये कोई काम नहीं करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये कोई वर्क डन नहीं करेगा, वर्क डन सिर्फ वही करेगा जो कंपोनेंट, जिस इस फोर्स का कंपोनेंट जो कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है। अब हम कैसे कैलकुलेट करें भाई, कौन सा है, थीटा क्या है इनके बीच में, उसके लिए हम इस इंक्लाइन प्लेन का यूज करेंगे, ठीक है। सो लेट्स डू इट। देखिए लेट इट बी, ये एंगल थीटा है, ठीक है। इस एंगल को जो है मुझे पता करना है, बट फर्स्ट लुक एट हियर। अगर मैं यहाँ से एक वर्टिकल कंपोनेंट जो है ड्रॉ कर लूँ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, जो कि बिल्कुल पैरेलल है इस mg के, वर्टिकल है ना, जो सरफेस है उसके वर्टिकल है, इस mg के बिल्कुल पैरेलल है, गॉट इट। अब देखो यहाँ पर यू कैन सी हियर, ये पूरा एंगल तो 90 डिग्री हो गया, राइट। अब ये अगर 30 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए, 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री यानी कि 60 डिग्री। सो यू आर गोइंग टू गेट 60 डिग्री है, ठीक है। 60 डिग्री समझ में आया यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप मुझे एक बात बताइए, क्या ये जो ब्लू कलर का आपको mg फोर्स दिख रहा है और ये जो ब्लैक कलर का एरो जो कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, ये दोनों पैरेलल होने की वजह से यू आर गोइंग टू गेट एन एंगल हियर, ठीक है। एंड व्हाट इज दैट एंगल इज द ऑल्टरनेट एंगल्स जो कि z फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली ये जो 60 डिग्री है ना, बाय ऑल्टरनेट एंगल यू आर गोइंग टू गेट दिस एंगल ऑल्सो एज 60 डिग्री, ठीक है। इस इंक्लाइन प्लेन के अलोंग जो ये mg बन रहा होगा, ठीक है, mg जिस डायरेक्शन में लग रहा है वो इंक्लाइन प्लेन के 60 डिग्री पे लग रहा है, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन के 60 डिग्री पे लग रहा है, रिमेंबर इट। अब देखो ये जो है, अब कोई भी फोर्स, कोई भी यू कैन से कंपोनेंट जो कि इस सरफेस के पैरेलल है, तो ये कंपोनेंट भी तो इसी के पैरेलल है, तो मतलब इस mg और ये वाला जो कंपोनेंट है इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री, राइट। अब क्योंकि इन दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है और इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल है, 30 डिग्री, क्योंकि ये दोनों तो परपेंडिकुलर थे आपस में, ठीक है। दैट इज वाई हम यहाँ पर बोल देंगे इट वुड बी mg cos 30 डिग्री, ठीक है। और यहां पर हो जाएगा इट वुड बी mg cos 60 डिग्री, ठीक है, ठीक है। इट वुड बी लाइक दिस। देखो मैं तुम्हें अलग से बता देती हूँ, सिर्फ 30 डिग्री में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देखिए मैं यहां पर वापस से ड्रॉ कर रही हूं, बिल्कुल जनरल केस बता रही हूँ जहां पे हम थीटा एंगल ले रहे हैं, ऑलराइट। तो अगर ये एंगल थीटा होगा तो इन दैट केस ये परपेंडिकुलर लाइन जो है वो कितना एंगल बनाएगी, इट वुड बी 90 माइनस थीटा, राइट। वो कितना बनाएगी एंगल, 90 माइनस थीटा। इसी की वजह से जो यहाँ पे mg का फोर्स लग रहा है उसमें भी यहाँ पे कितना एंगल होना चाहिए, 90 माइनस थीटा। यहाँ पे भी 90 माइनस थीटा होना चाहिए, बिकॉज ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, इन दोनों का जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सेम होते हैं, दिस इज द प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे 90 माइनस थीटा z फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे भी 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो
एक जो यू कैन से यहाँ पे जो हम लोग कंपोनेंट निकालेंगे फोर्स के, तो एक तो होगा इस इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर, एक होगा इस इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 90 माइनस थीटा और यहाँ पे थीटा होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों तो 90 डिग्री बनाते हैं, हमें तो ये बात पता है ना, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 90 डिग्री बनाते हैं, दैट इज वाई ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट कि भाई ये वाला जो कंपोनेंट है दैट इज mg cos थीटा, एंड ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, mg sin थीटा, यानी कि देखियो mg cos 90 माइनस थीटा, और हमें ये बात पता है cos 90 माइनस थीटा इज sin थीटा, दैट इज वाई इट हैज रिटन एज sin थीटा। तो तुम कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ कि भाई यहाँ पे मैंने cos 60 डिग्री लिखा है, क्यों, क्योंकि ये 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसको क्या लिखती, 30 डिग्री लिखती, तो यहाँ पे 90 माइनस 60 हो जाता एंड देन कम्स टू दी sin थीटा। समझ में आया? मैं वापस तुम लोगों को एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ जनरल केस में, बिल्कुल ठीक है, जनरल केस में एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर कभी भी इंक्लाइन प्लेन और हॉरिजॉन्टल के बीच में अगर आपको थीटा एंगल मिलता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको mg फोर्स दो टुकड़ों में तोड़ देना, यानी कि कंपोनेंट्स में तोड़ देना है, ठीक है। एक कंपोनेंट होगा इसी इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, एक कंपोनेंट होगा इसी इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर हुआ वो होगा mg cos थीटा, यानी ये एंगल, ठीक है, यानी कि ये जो इंक्लाइंड एंगल आपको दिया है इसके कंपैरिजन में अगर हम बोले तो, ठीक है, तो ये आपको मिलेगा mg cos थीटा, और वहीं पर जो अलोंग वाला जो कंपोनेंट है दैट वुड बी mg sin थीटा, समझे। तो यहाँ पर मैं cos 60 की जगह पे देखो mg cos 60 डिग्री जो है, ये mg cos 60 डिग्री जो है वो mg sin 30 डिग्री के बराबर है, ये बात हमें पता है, ठीक है। तो इधर आप यहाँ पे sin थीटा लिखो चाहे cos 90 माइनस थीटा लिखो, दोनों बराबर है, ठीक है, ये आपको समझना है। सो यू आर गोइंग टू ब्रेक दिस mg फोर्स इनटू टू कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट जो इंक्लाइन प्लेन के अलोंग होगा, एक कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन होगा, ठीक है। जो परपेंडिकुलर होगा वो mg cos थीटा, जो इंक्लाइन में होगा वो क्या होगा, mg sin थीटा, ठीक है। लेकिन थीटा कहाँ होना चाहिए, थीटा होना चाहिए यहाँ पर, इस इंक्लाइन प्लेन का आपको पता होना चाहिए कि इसका इंक्लिनेशन कितना है, ठीक है। वही थीटे के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने आपको ये बताया है, ऑलराइट। अब देखो यहाँ पर हमको क्या करना था, फोर्स का वो कंपोनेंट चाहिए जो अलोंग था, इंक्लाइन प्लेन के अलोंग था, वो मुझे क्या मिला, या तो मैं mg cos 60 डिग्री लिखूँ या mg sin 30 डिग्री लिखूँ, ठीक है। अब देखो जो वर्क डन होगा दैट वुड बी हाउ मच, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना है 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है, हम लोग को इसे क्या करना पड़ेगा, मीटर में चेंज करना पड़ेगा। सो इट वुड बी, देखो पहले तो फोर्स लिखते हैं mg sin 30 डिग्री, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस दैट इज 0.5, मास कितना है बॉडी का 1 kg है ना, और यहाँ पे जो हम यूज करेंगे g दैट इज 9.8, ठीक है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, हाफ, ठीक है, 1/2। सो आई एम गोइंग टू राइट 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, 0.5 को हम 1/2 लिख सकते हैं, राइट। सो 1/2, तो मुझे बस 9.8 को 4 से डिवाइड करना है एंड आई विल बी डन। सो 9.8 को जब हम 4 से करेंगे तो इट वुड बी 2, है ना, 2 4 सा 8 होता है, पॉइंट अब आ जाएगा 4, 2.4 एंड इट वुड बी 5, तो 2.45 वर्क डन हमें मिल चुका है जूल्स, राइट, 2.45 जूल्स, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। मेन काम आपको क्या समझना था, आपको वर्क का वो फॉर्मूला समझना था जो इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी थीटा एंगल के बेसिस पे हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर क्या बोला गया था, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जहाँ पे फोर्स लग रहा है वो डायरेक्शन डिफरेंट है, और जहाँ पे बॉडी स्लाइड कर रही है वो डायरेक्शन डिफरेंट है, दोनों डायरेक्शन डिफरेंट है। इस केस में किस तरीके से वर्क डन निकालें, तो यहाँ पे आपको यूज करना है डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय फोर्स अलोंग डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है। तो हमने क्या किया, इसी mg फोर्स के दो टुकड़े किए, एक टुकड़ा जो बिल्कुल काम का नहीं था, क्यों, क्योंकि वो बॉडी को उस डायरेक्शन में नहीं लेकर जा रहा है। ये वाला जो परपेंडिकुलर है, इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है, जो कि mg cos, यहाँ पर आप देखिए mg cos थीटा है, ये कंपोनेंट कोई काम नहीं करेगा बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो ये तो जीरो काम करेगा, राइट। काम करने वाला इकलौता फोर्स कौन होगा, जो अलोंग द इंक्लाइन प्लेन होगा, जो कि इसे घसीटते हुए नीचे की तरफ स्लाइड करवाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो वो कंपोनेंट हमने निकाला mg sin थीटा, एंड देन वी जस्ट मल्टीप्लाइड इट बाय द, यू कैन से द डिस्प्लेसमेंट, एंड वी आर डन, ठीक है। सो आप फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इन फ्रंट ऑफ यू। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी है, ठीक है, डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए ये। व्हेन अ स्टोन टाइड टू अ स्ट्रिंग इज व्हील्ड इन अ सर्कल, जब आपने क्या किया, एक पत्थर को एक रस्सी से बांध के उसको ऐसे गोल 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 घुमाया, ठीक है। What kind of work is said to be done on it by the string? अब किस तरीके का जो है वर्क डन होना चाहिए यहाँ पे by the string, स्ट्रिंग की वजह से जो पत्थर है उस पे कौन सा वर्क डन हुआ, कितना हुआ, इट वुड बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और अनडिफाइंड, यह आपको बताना है, ठीक है। तो पहले तो सिचुएशन समझते हैं क्या है कि भाई एक स्टोन को आपने क्या किया, रोप से, किसी भी रस्सी से पकड़कर उसको बांध दिया एंड यू जस्ट रोटेटेड। जब आप उसे रोटेट करेंगे तो आप अगर टॉप व्यू देखें तो टॉप व्यू आपको कैसे नजर आएगा, मान लीजिए एक सर्कल है ये, ठीक है, और आपने यहाँ पर वो स्टोन होगा, ठीक है, और सेंटर से ये कनेक्टेड होगा एक स्ट्रिंग से, ये वो रस्सी है, ठीक है, ये वो रोप है, ये वो रोप है जिससे ये पत्थर, ये स्टोन, ये कनेक्टेड है, ठीक है। और ये जो रेड कलर से आप डॉट पूरा सर्कल देख रहे हैं, दिस इज द पाथ, ये वो रास्ता है जिस पे ये स्टोन मूव करता है, ठीक है, ये है सेंटर ऑफ द पाथ। अब आप मुझे बताइए कि स्टोन जो है वो कहाँ मूव करेगा, ऊपर मूव, मान लो भाई इस तरीके से मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर आते ही फोर्स कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, मतलब वो खुद मूव कर रहा है, खुद मूव कर रहा है ना उस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में वो खुद मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। और ये जो रस्सी है वो स्टोन को पकड़ कर रखेगी, राइट, स्टोन को दूर नहीं जाने देगी। तो अगर वो सीधे जाना चाहता है, ये जो स्टोन है वो सीधे जाना चाहता है पर ये रस्सी उसे जाने नहीं देगी, वो बार बार इसे मोड़कर अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगी, राइट। तो ये रस्सी क्या करेगी, फोर्स अप्लाई करेगी जिसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि इस सर्कल के सेंटर की तरफ लगेगा, और कौन लगाएगा, स्ट्रिंग लगाएगी जो कनेक्टेड है, ठीक है। तो अब ये क्या करेगी, इस स्टोन को सेंटर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। तो फोर्स कहाँ लग रहा है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस पूरे सर्कल के सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो उसे इस तरीके से पुल करने का कोशिश करेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए कि जब ये स्टोन रोटेट करेगा तो ये स्टोन तो इस पाथ पे रोटेट करेगा, राइट। क्या वो रेडियस की तरफ चलते हुए आ रहा है, क्या स्टोन रेडियस की तरफ चलते हुए सेंटर की तरफ आ रहा है, नहीं ना, सेंटर की तरफ तो कभी नहीं मूव कर रहा, बिल्कुल जरा सा भी मूव नहीं कर रहा। उसका मूवमेंट है, उसका डायरेक्शन है, इट इज इन दिस डायरेक्शन, राइट। तो आप देखो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है और उसका जो फोर्स है, इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। दैट इज वाई यहाँ पर जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट हैव थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री बिटवीन दैम, ठीक है। अब क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री है, दैट मीन्स क्या, अगर इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है तो वर्क का फॉर्मूला लगा दो फटाफट से, एफ डी कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 की वैल्यू 0, सो वी आर गोइंग टू गेट अ वैल्यू 0। तो मतलब ये जो रस्सी है जो स्टोन को सेंटर की तरफ लाना चाहती है, बट
एक्चुअली में वो बिल्कुल भी पास नहीं करवा पा रही है, ठीक है, क्योंकि वो बार बार आप क्या कर रहा है, पूरे सर्कल में रोटेट कर रहा है और वो करते रहेगा करते रहेगा करते रहेगा, राइट। वो सेंटर की तरफ नहीं जा रहा है, वो जा रहा है इस डायरेक्शन में, अपनी डायरेक्शन वो कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, बट वो सेंटर की तरफ मूव नहीं कर रहा है। तो जो फोर्स ये जो रस्सी लगा रही है उसको सेंटर की तरफ खींचने के लिए उस स्टोन को नहीं अपनी तरफ नहीं लेके आ पा रही है, राइट। दैट इज द मेन थिंग कि भाई आपको ये जो फोर्स है और जो ये डिस्प्लेसमेंट है इनके बीच में 90 डिग्री है, एंड दैट्स व्हाई नो वर्क डन, जीरो वर्क डन। तो हम तो बोलेंगे जीरो वर्क डन का मतलब क्या हुआ कि भाई ऑप्शन सी करेक्ट है, राइट। चलो फटाफट से लिख लो इसे, फटाफट से बस। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ऑलराइट, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखेंगे क्या बोला गया है। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए, एक पॉइंट से बॉल को ऊपर फेंका गया। सो दिस इज द पॉइंट ए हेयर, यहाँ पर हमने एक पॉइंट मान लिया ए, यहाँ से हमने बॉल को ऊपर फेंका है ऊपर की डायरेक्शन में। इट रीचेज अप टू पॉइंट बी, ये बी तक पहुँचती है। सो इट गोज अप एंड इट रीचेज बी समवेयर हेयर एंड देन रिटर्न्स। तो ये यहाँ से ए से लेके बी तक जाते ही क्या करेगा, ये रिटर्न आएगा, ठीक है। तो मतलब मैक्सिमम जो भाई डिस्टेंस है वो बी तक ही है, ए से लेके बी तक गया एंड देन इट कम बैक। अब मुझे एक बात बताइए, व्हाट कैन बी कंक्लूडेड। तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट ए इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी, पोटेंशियल एनर्जी एट बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट ए। सो बेसिकली अब आप मुझे बताइए कि जब हमने काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन सीखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हुए कि भाई जितना भी एनर्जी है दैट शुड बी कांस्टेंट, राइट, टोटल एनर्जी शुड बी कांस्टेंट। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होते रहती है। जब उसे नीचे से ऊपर फेंका गया तो हमने उसे पहले से कोई ना कोई वेलोसिटी दी, तो मतलब उसके पास हमने काइनेटिक एनर्जी उसको प्रोवाइड की, राइट। तो यहाँ पर ए के पास क्या था, ए के पास थी काइनेटिक एनर्जी, ए पॉइंट पर इस बॉल के पास थी काइनेटिक एनर्जी और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो ऊपर जा पाई। यहाँ पर हाइट जो थी वो 0 थी, दैट मीन्स इस जगह पर पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0 है। ए पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी तो 0 है, जितनी भी एनर्जी है वो सारी काइनेटिक में है क्योंकि हमने उसे पहले से कोई ना कोई वेलोसिटी दी। अब ये ऊपर जाती जाएगी जाती जाएगी जाती जाएगी, तो इसकी धीरे धीरे वेलोसिटी कम होते जाएगी। जब ये ऊपर जा रही थी तो क्या हो रहा था, काइनेटिक एनर्जी तो हो रही थी कम, डिक्रीज हो रही थी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। क्यों बढ़ रही थी, क्योंकि हाइट बढ़ रही है भाई, ए पॉइंट से उसकी हाइट ऊपर की तरफ बढ़ते जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ते जा रही है और काइनेटिक एनर्जी कम होते जा रही है। क्यों, क्योंकि ऊपर जाते 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 उसकी स्पीड क्या हो रही है, कम होते जा रही है। ऊपर बी पॉइंट तक वो जाएगी, इसका मतलब उसका हाईएस्ट पॉइंट है और बी पॉइंट पे जाके ये मोमेंटरी रेस्ट पर आएगी, ठीक है। जब ये मोमेंटरी रेस्ट पर आएगी उस वक्त क्या होगा, वेलोसिटी 0, तो इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है वो तो 0 हो गई है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है, मैक्सिमम हो गई है, ठीक है। अब हमें ये बात पता है कि भाई टोटल एनर्जी तो रहनी चाहिए टोटल कांस्टेंट। जितना भी एनर्जी दिया था हमने इसे, इस काइनेटिक एनर्जी में जितना भी हमने इसे एनर्जी दिया था, ऊपर जाते 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 वो सारी की सारी एनर्जी किस में बदल गई, पोटेंशियल एनर्जी में। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी एट बी, ठीक है, क्योंकि बी पॉइंट पे तो उसके पास सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी है, ए पॉइंट पे उसके पास सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बी पर है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, और ए पर है काइनेटिक एनर्जी और वही दोनों आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। दैट इज व्हाई काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी। ये तो हो गया गलत, क्यों, क्योंकि बी पे तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो ये तो हो गई 0 ना, तो ये इसके बराबर कैसे हुई, ठीक है। हमने ए पर तो ज्यादा काइनेटिक एनर्जी दी थी, ठीक है, दैट इज व्हाई दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट। सेकंड देखो, पोटेंशियल एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट बी।
अब तुम देखो पोटेंशियल एनर्जी एट ए पे तो ये ऊपर गया ही नहीं था, तब तो इसका हाइट इंक्रीज ही नहीं हुआ था, वो तो जीरो का जीरो रह गया ना, हाइट तो बढ़ी ही नहीं, तो दिस इज जीरो है। ये भी यहाँ पर जीरो हो जाएगी तो भाई कैंसिल, समझे। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट बी। बी पर इस हाईएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, तो इसका मतलब ये काइनेटिक एनर्जी जीरो है, जिसका मतलब भाई ये बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, क्योंकि देखो पोटेंशियल एनर्जी तो मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो बराबर होने का तो सवाल ही नहीं। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी एट बी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट ए, तो ए पॉइंट पर जितना काइनेटिक एनर्जी था वही का वही बी पॉइंट तक जाते जाते सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी में जा चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। इसका मतलब बी पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी है वही किसके इक्वल है, ए पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी थी उसके इक्वल है, ठीक है। सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। ऑलराइट, तो यहां पे आपको क्या करना है, फटाफट से इसको नोट कर लेना है। ऑलराइट, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। लेट्स सी व्हाट इज इट। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है व्हेन द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आर डबल्ड what happens to its kinetic energy? It gets double, it gets quadrupled, it becomes 8 time, it becomes 1/4। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पहले से पता है, ठीक है, डायरेक्टली पुट कर दो। ऑलराइट, तो हम एक काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं इनिशियल, जो कि होगा हाफ ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय वी इनिशियल का स्क्वायर। फिर एक काइनेटिक एनर्जी हम लिखते हैं दैट इज फाइनल, हाफ ऑफ एम मल्टीप्लाइड बाय वी फाइनल का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मास को बढ़ा दिया गया है, इसका मतलब हमें ये भी इनिशियल और फाइनल लेना पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए दोनों को डबल डबल कर दिया है, तो देखिए मास जो फाइनल है वो क्या है, ट्वाइस ऑफ मास इनिशियल है, मतलब पहले जो मास था उसका ट्वाइस अब मास है, तो मतलब फाइनल जो मास है वो पहले वाले का ट्वाइस है, डबल है, ठीक है। इसी तरीके से जो फाइनल वेलोसिटी है वो ट्वाइस ऑफ इनिशियल वेलोसिटी है, पहले जो वेलोसिटी थी उसकी डबल अब है, सो फाइनल इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ पहले वाली वेलोसिटी। डायरेक्टली एम और एम एफ और वी एफ का फॉर्मूला फटाफट से वहां वैल्यू पुट कीजिए, तो इट वुड बी हाफ एम एफ ट्वाइस ऑफ एम आई और ट्वाइस ऑफ वी आई का स्क्वायर, हाफ एम, ठीक है, एम आई, ठीक है, एम आई लिख दिया है मैंने यहाँ पे। और पहले हम ना सारे नंबर्स बाहर निकाल लेते हैं, तो देखिए मल्टीप्लाइड बाय 2 एम आई मल्टीप्लाइड बाय 4 वी आई का स्क्वायर, क्योंकि जैसे हम इसे ओपन करेंगे तो ये वाला स्क्वायर 2 के साथ भी आएगा, वी आई के साथ भी आएगा, 2 का तो 4 बन जाएगा, वी आई का वी आई स्क्वायर बन जाएगा। अब सारे नंबर्स को हम बाहर और आगे ले लेते हैं, इट वुड बी 8, 2 4 ज़ा 8 मल्टीप्लाइड बाय हाफ एम आई वी आई का स्क्वायर। अब आप देखिए एम आई वी आई का स्क्वायर, एम आई वी आई का स्क्वायर एंड हाफ, ये क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के आई, ठीक है। तो ये क्या बन गया है, 8 टाइम्स ऑफ के आई, तो मतलब के एफ जो था, मतलब जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी का 8 टाइम्स हो चुका है, यानी कि 8 टाइम्स इंक्रीज हो चुका है। सो वी कैन से कि भैया इट बिकम्स 8 टाइम्स, हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो, फटाफट से, बहुत ईजी है ये तो।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिस इज द अगला क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। 800 ग्राम बॉल इज पुल्ड अप अ स्लोप एज शोन इन द फिगर। तो देखिए यहाँ पर आपको वापस से एक इंक्लाइन प्लेन दिया गया है। इस इंक्लाइन प्लेन पे यहाँ पर बॉल रखी हुई है बिल्कुल नीचे ही नीचे, और इस बॉल को ऊपर खींचा जा रहा है। ठीक है, दिस बॉल इज स्लाइडिंग अप, ऊपर जा रही है ये जो है बॉल, और ये 50 सेंटीमीटर चला जाती है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर तक ये अपने आप को डिस्प्लेस कर लेती है। 20 सेंटीमीटर इसकी हाइट है फ्रॉम द ग्राउंड। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी इट गेन्स। तो देखो यहाँ पर मैं आपको एक क्लियर इंडिकेशन देना चाहूँगी, और वो ये है कि अगर हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। समझ में आई बात? देखिए अगर यहाँ पे वर्क डन पूछा होता तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बोलती कि भाई ये 50 सेंटीमीटर उसका डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, फिर वही हम थीटा में कन्वर्ट करते, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, कंपोनेंट में डिवाइड करते फोर्स को। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी का डिस्प्लेसमेंट से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हम सिर्फ इसके चलने का नहीं देख रहे हैं, हम देख रहे हैं वहां पे डिस्प्लेसमेंट। जब हम एनर्जी की बात करते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है हाइट, व्हेन वी टॉक अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर जो वर्क डन की बात होती तो जरूर मैं इस डिस्प्लेसमेंट की बात करती जो ये बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, तब मैं हाइट की बात नहीं करती कि भाई ग्राउंड से लेके ऊपर तक उसकी कितनी हाइट हो गई है, ये हम नहीं देखते। ठीक है, हम पोटेंशियल एनर्जी के केस में यहाँ पर सिर्फ उसकी हाइट देखेंगे, वो कितना पाथ चली, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो हम नहीं देखेंगे। ठीक है, क्यों नहीं देखेंगे? क्या ये रीजन हम बता सकते हैं? वो इसलिए क्योंकि जब हमने कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा था, सो रिमेंबर हमने ये चीज देखी थी कि वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। ये चीज मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस लिखो या फिर कंजर्वेटिव फोर्सेस लिखो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, बाय ग्रेविटेशनल फोर्स या फिर कंजर्वेटिव फोर्स, वेटिव फोर्स। इज पाथ इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे जो वर्क डन बोला गया है, दिस इज द चेंज इन एनर्जी। ठीक है, और ये वर्क डन किसकी वजह से हुआ है? दिस वर्क डन इज डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट मीन्स इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट? तो यहाँ पर ये जो वर्क डन है, ये जो एनर्जी है, वो पाथ डिपेंडेंट नहीं होगी। तुम किसी भी तरह से बॉल को लेकर जाओ, तुम बॉल को ऐसे लेकर जाओ, ऐसे घुमा के यहाँ तक लेकर आओ, उसका मेन हाइट तो 20 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। एनर्जी वुड बी द सेम, एंड दैट इज वाई यहाँ पर हम इस 50 सेंटीमीटर को एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मानते हुए इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे। वी विल बी टेकिंग जस्ट 20 सेंटीमीटर, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि भाई जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी होगी? mgh, दैट इज द मास। ठीक है, पहले मैं लिख देती हूँ mgh। ठीक है, अब m क्या है? 800 ग्राम, पहले kg में कन्वर्ट करो, 0.8 तो आ जाएगा 0.8। g जो हमारा है g, दैट इज 9.8। ठीक है, and then it comes up to the height, that is 0.2. ठीक है, 0.8 multiplied by 9.8 into 0.2. So what you will be getting here? 1.57. ठीक है, 1.57 आपका आंसर आपको मिलेगा, 1.57 जूल। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हम लोग एनर्जी निकालेंगे। क्यों मैंने ऐसा किया? बिकॉज यहाँ पे पाथ इंडिपेंडेंसी आ जाती है। ठीक है, कैसे लेकर गए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ये पूछती भाई कि वर्क डन कितना हुआ बॉडी को ऊपर लेके जाने में, राइट, तब जरूर मैं अलग तरीके से करती इसे कैलकुलेट। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता तब मैं 50 सेंटीमीटर इंक्लूड करते, राइट। लेकिन यहाँ पे पूछा गया एनर्जी, एंड आपको सिर्फ हाइट से मतलब है, उसके अलावा आपको किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है। ठीक है, सो यू कैन नोट दिस डाउन, फटाफट से नोट कर लेंगे इसे।
चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग आगे। देखिए दिस इज द क्वेश्चन 8। इसमें बोला गया है इफ पोटेंशियल एनर्जी P इज द पोटेंशियल एनर्जी, अगर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी एंड द हाइट थ्रू विच इट फॉल्स फ्रीली आर प्लॉटेड ऑन अ ग्राफ, इट मे बी नोटेड दैट द टोटल एनर्जी रिमेन्स द सेम। ये आपको बोला गया है कि भाई बॉडी को हम ऊपर से नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है, वो हाइट जो उसकी होते जा रही है कंटिन्यूसली विद टाइम, और उसकी जो एनर्जी है पोटेंशियल एनर्जी, अगर इन दोनों के बीच में हम लोग ग्राफ बनाते हैं जहां पर ये बोला गया है कि भाई टोटल एनर्जी सेम है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज दिस रिलेशन करेक्टली। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है वो क्या है। पोटेंशियल एनर्जी इज mgh, राइट। अगर मास कांस्टेंट है, अगर g कांस्टेंट है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट h, राइट। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट मी टेल यू। जब बॉडी गिरती है नीचे, ठीक है, लेट इट बी दिस इज द इनिशियल पॉइंट, ये जो इनिशियल पॉइंट है, यहाँ से जब बॉडी नीचे की तरफ गिरती है तो उसकी हाइट क्या होती है, डिक्रीज होती जाती है। कहाँ से डिक्रीज होते जाती है, फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। मतलब अगर ये मान लो h हाइट से, h हाइट, दिस इज द h हाइट, इस h हाइट पे ये थी पहले से, जब ये फ्री फॉल करेगी नीचे जाती जाएगी, नीचे जाती जाएगी, नीचे जाती जाएगी, राइट। सो जब ये नीचे जाती जाएगी तो क्या होगा, क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, बताइए। यहाँ पर इसका जो हाइट है वो डिक्रीज होगा, फ्रॉम ग्राउंड कम होता जाएगा। इसी केस में हम बोलेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, ठीक है। लेकिन अगर हम इसका जो हाइट है वो क्या करें, ऊपर से ले, ऊपर से ले मतलब दिस इज द इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से देखें तो क्या होगा, यहाँ पर इनिशियल पॉइंट से तो इसकी हाइट बढ़ रही है, राइट। देखो इनिशियल पॉइंट पे पहले था, थोड़ी देर बाद मान लो बॉल अगर यहाँ रहती तो उसकी हाइट इनिशियल पॉइंट से तो ज्यादा हो गई, बढ़ रही है ना धीरे धीरे, जैसे जैसे नीचे आते जा रहा है वैसे वैसे इसकी हाइट इनिशियल पॉइंट से बढ़ते जा रही है। तो जैसे जैसे इनिशियल पॉइंट से हाइट बढ़ते जा रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, नीचे बॉल गिर रही है, तो मतलब ये वाली फ्रॉम ग्राउंड वाली हाइट कम होते जा रही है। समझ में आया कि नहीं आया, देखो बताते हैं। मान लो ये x है और ये h है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये वाली x है, ठीक है, दिस इज x, ये वाली x मतलब ये जो x है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, क्योंकि बॉडी जो है नीचे जा रही है, ठीक है, इनिशियल पॉइंट से वो दूर जा रही है। सो यहाँ से ये x का वैल्यू है वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। बट यहाँ से ग्राउंड की जो एनर्जी यानी कि जो h हाइट है फ्रॉम ग्राउंड, ये तो कम होते जा रही है, राइट। तो हाइट कम होते जा रही है, ठीक है, एंड हम इसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी कम होते जा रही है, राइट। लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम दी इनिशियल पॉइंट तो बढ़ते जा रहा है, तो मतलब जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है, ये वाला x बढ़ रहा है, वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, राइट। एंड दैट इज व्हाई हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमारा ये ऑप्शन हो गया गलत। कैसे गलत हो गया आप ये मुझे बताएंगे। हो सकता है काफी सारे बच्चे बी ऑप्शन को ही करेक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि तो देखो डिराइव कर लिया रिलेशन, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट h, दैट इज वाई हमने तो कह दिया। बट तुमने तो हाइट ग्राउंड से नापी है, राइट, ग्राउंड से थोड़ी नापनी थी। ये देखो हाइट थ्रू विच इट फॉल्स, उस हाइट से नापनी थी जितना वो नीचे गिर गई। किससे गिरी, x से गिरी। x हाइट बढ़ते जा रही है, जैसे जैसे वो बॉडी नीचे पहुंच रही है x हाइट बढ़ते जा रही है, तो हाइट के बढ़ने के साथ उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होते जा रही है, समझे। यानी कि इनिशियल पॉइंट से दूरी कम ज्यादा होते जा रही है, यू कैन से, ठीक है। ये x बढ़ते जा रहा है, दूरी यहाँ पर ज्यादा होती जा रही है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट, और ग्राउंड से कम होते जा रही है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो कम हो गया क्योंकि ग्राउंड से कम दूरी होते जा रही है, राइट। और डिस्टेंस जो है, जो जिससे वो गिर रही है, वो बढ़ते जा रहा है, एंड दैट इज व्हाई हम बोलने वाले हैं कि भाई हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। ये है कौन सा पॉइंट, इनिशियल पॉइंट।
यह है इनिशियल पॉइंट। देखो इनिशियल पॉइंट पे काफी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। अब जैसे जैसे इनिशियल पॉइंट बढ़ते जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी कम होते जा रही है, कम होते जा रही है, कम होते जा रही है, ठीक है। और फिर जब पूरे की पूरी बॉडी इस एच हाइट पूरा हाइट कवर अप कर लेगी तो ये एक्स जो है मतलब पूरा हाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। बट इनिशियल से तो हाइट एच हो जाएगी, राइट। दैट इज वाई कि मैंने ए ऑप्शन को करेक्ट बताया। सी ऑप्शन तो अपने आप में ही करेक्ट हो जाता है क्योंकि लीनियर रिलेशनशिप को शो नहीं कर रहा है, ये कर्व्ड रिलेशनशिप यानी कि नॉन लीनियर रिलेशनशिप को शो कर रहा है। और देखो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी किसी भी हाइट पे कांस्टेंट नहीं रहती है, ठीक है। अगर हाइट चेंज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है तो वो भी चेंज होगी, तो इसका मतलब कांस्टेंट तो नहीं रहती। अगर टोटल एनर्जी की बात करते तो जरूर वो कांस्टेंट रहती। सो वी कैन से कि भाई हमारा ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट है। रिमेंबर आपको हाइट कहाँ से नापनी है, ठीक है। अगर आपको ऊपर के पॉइंट से हाइट नापनी है तो ऊपर के पॉइंट से हाइट बढ़ते जाएगी, वो डिस्टेंस बढ़ते जाएगा बॉडी का, क्योंकि बॉडी उससे दूर जा रही है उस ऊपर के पॉइंट से, ठीक है। एंड क्योंकि वो ग्राउंड के पास जाती जा रही है तो ग्राउंड से जो अवेलेबल उसका पोटेंशियल एनर्जी है वो कम होते जा रहा है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई वी कैन से कि भाई हमारा ऑप्शन ए करेक्ट। फटाफट से नोट कर लेंगे। ऑलराइट, चलिए अभी हम क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अप, एक जो स्टोन है उसको ऊपर की तरफ फेंका गया। What happened to its potential energy during its motion of upward journey? अब आप देखो अगर एक बॉडी से उसको ऊपर की तरफ भेजा गया तो उसका हाइट कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है, राइट। कंटिन्यूसली फ्रॉम द ग्राउंड इसका हाइट बढ़ता जा रहा है, तो मतलब इसका जो पोटेंशियल एनर्जी वो भी बढ़ता जाएगा। कब तक बढ़ेगा, जब तक फुल हाइट तक नहीं पहुंच जाता है, ठीक है। फुल हाइट तक पहुंचते पर इसके पास हो जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, मतलब इस पोजीशन पे जहां तक वो जा रहा है, ठीक है। लेट इट बी यहाँ पर हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम बोल रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, तो इट विल इंक्रीज ऊपर ऊपर जैसे जैसे जाती जाएगी बॉडी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होएगा टिल इट बिकम्स मैक्सिमम। कब तक, जब तक कि मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो जाती। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, ठीक है। चलिए फटाफट से नोट कर लीजिए इसे। Alright, so we are going to end our lecture here, alright, and अब आपको पता चल गया होगा कि भाई आपको क्या कैसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.